हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की लास्ट क्लास के अंदर। तो आप बोल रहे होंगे सर बहुत ज़्यादा ही हैवी चैप्टर पढ़ रहा है, बट कोई बात नहीं बच्चों, हैवी थोड़ा सा पढ़ रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी तो जो मुझे बतानी थी। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमने क्या करे थे, पढ़े थे। पहला MOA जिसके अंदर 8 क्लॉज थे: नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ठीक है, एसोसिएशन क्लॉज, 1% कंपनी क्लॉज और नॉमिनेशन क्लॉज, ठीक है। उसके बाद हमने AO के बारे में पढ़ा था, ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है, उसमें अंदर टेबल F हम ले लेते हैं। फिर बच्चों हमने पढ़ा था स्टेट कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, फिर हमने देखा था कोई एग्रीमेंट हो, फिर हमने देखा था स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन हो, देयर आफ्टर हमने देखा था कि रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, ठीक, वो था हमारा डॉक्यूमेंट था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। फिर स्टेज 1 हमने देखा था प्रोमोटर कौन होता है, जिसको एक आइडिया आता है जो काम करता है बिजनेस को एक सिस्टम में लाने के लिए। उसके अंदर हमने बहुत सारे स्टेप्स देखे थे प्रमोशन के अंदर, कि सबसे पहले आपकी अपॉर्चुनिटी को करा जाता है, फिर फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाती है। याद करो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर क्या होता है, 3 स्टडी होती है: टेक्निकल, फाइनेंशियल और बिल्कुल सही इकोनॉमिकल। फिर हमने देखा था नेम अप्रूवल, ठीक है। उसके बाद हम फिक्स करते हैं कौन कौन साइन करेगा, फिर हम प्रोफेशनल को अपॉइंट करते थे, याद आ रहा है, कुछ प्रोफेशनल को अपॉइंट करते थे, और देर आफ्टर लास्ट में हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते थे। ये हमारी होती थी स्टेज 1 प्रमोशन। फिर स्टेज 2 के अंदर क्या होता था, जो स्टेज 1 के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स जब बनाए हैं उनको हमको किसके पास जमा कराना है, उस स्टेट के ROC के पास जमा कराना है कि जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। फॉर एग्जांपल मुझे आगरा के अंदर अपना ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है, तो आगरा मतलब यूपी, और यूपी मतलब यूपी के ROC में मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल कराने पड़ेंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद मुझे एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उस पर जो डेट लिखी होती है वो मेरी कंपनी की बर्थ डेट होती है और वही मानी जाती है। ये चीज हमने देखी थी। देर आफ्टर बच्चों हमने स्टेज 3 स्टार्ट कर दी थी। स्टेज 3 के अंदर बच्चों हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए थे? बच्चों हमने 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। पहला पॉइंट हमने क्या देखा था कि हमको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, याद आ रहा है? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने एक एसोसिएशन बनाया है, एक इंस्टीट्यूट बनाया, बॉडी बनाई है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमने वो देखा था। देर आफ्टर हमने देखा था हमको फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस करना होता है। बच्चों प्रोस्पेक्टस हमने ये आपको ये वाला दिखाया था, ये वाला प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, ये एग्जाम्पल के तौर पर है, ठीक है, ये किसी और कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, ये जमा कराया था, ठीक है। देयर आफ्टर हमने क्या करा था बच्चों, अगर कोई याद आ रहा हो तो हमने बैंकर्स को अपॉइंट किया था, हमने ब्रोकर्स को अपॉइंट किया था, हमने अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया था। बैंकर्स उनमें सारा पैसा रखा जाता है, ब्रोकर्स खरीदवाएंगे बिकवाएंगे, और अंडरराइटर्स जो कि प्रॉमिस करते थे कि हम या तो आपकी कंपनी के बिकवा देंगे या फिर हम क्या करेंगे, आपके शेयर्स को खरीद लेंगे, और ये ऑप्शनल था, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्टेप से और हम आज चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। अगला जो स्टेज आता है बच्चों वो आता है हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगला स्टेप जो है बच्चों वो क्या है हमारा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखो, हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको बताया था ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है बच्चों की, मैक्सिमम कितने शेयर्स हमारी कंपनी में हो सकते हैं और कितने रुपए का शेयर होगा, मैक्सिमम कितनी कैपिटल होगी। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में बच्चों हमने बात करी थी। हमने एक एग्जांपल लिया था बच्चों, हमारे पास 1 लाख शेयर थे, 100 रुपए का एक था, तो हमने बोला था हमारी कंपनी में मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया आ सकता है। याद आ रहा है बच्चों कुछ? बिल्कुल सही। मैंने क्या बोला था बच्चों, मैक्सिमम रख सकते हैं। कितना रखना जरूरी है? नहीं, इससे कम रख सकते हैं। इससे ज्यादा रखना होगा तो हमको पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बदलवाना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? तो उन्होंने बोला मैक्सिमम आप इतना रख सकते हो, ठीक है। क्या मैं इससे कम रख सकता हूं? बिल्कुल सही। तो मान के चलो मैंने इशू करा, मैंने जो शेयर्स को इशू किया वो कम किया। मैं 1 लाख शेयर इशू नहीं कर रहा, मैं कितने कर रहा हूं बच्चों, 80,000 शेयर इशू कर रहा हूं, ठीक है। जो जितने में शेयर इशू करता हूं बच्चों उसको बोला जाता है इशूड कैपिटल, ठीक है। जितने शेयर्स मैं इशू करता हूं उसको बोला जाता है इशूड कैपिटल। तो मैंने बच्चों 80,000 शेयर्स 100 रुपए की इशू करे तो मेरी जो इशूड कैपिटल है बच्चों वो कितना है, 80 लाख। यहां तक समझ में आया? आई रिपीट, जितना मैं शेयर्स मैक्सिमम रख सकता हूं उसको बोला जाता है ऑथोराइज कैपिटल। इसमें से मैंने कितने मार्केट में इशू कर दिए कि भैया मुझे इतना पैसा चाहिए लाओ दो, उसको बोला जाता है इशूड कैपिटल। यहां तक क्लियर हो गया? ध्यान रखना, इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। आप उतना पैसा, जब आपके पास शेयर्स ही नहीं इशू करने के लिए तो कहां से इशू कर दोगे, ये चीज समझाई। तो ऑथराइज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर्स दैट योर कंपनी कैन हैव, और आपका जो इशूड है वो से कम ही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं हर वीडियो में आकर बोलूं कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे? 10 में से 2, 10 में से 3, 10 में से 4, 10 में से 10, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के केस में उन्होंने क्या बोला है कि जितना आपने इशू किया है, जितना आपने इशू किया है, कम से कम उसका 90% सब्सक्राइब्ड हो जाना चाहिए। क्या बोला बच्चों उन्होंने? कम से कम उनका 90% सब्सक्राइब्ड हो जाना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत में आ जाओगे, पैसा वापस करना पड़ेगा, अदरवाइज पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोला, जितना भी आपने इशू किया गया है उसका 90% आपका जो कैपिटल है वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तभी हम आपको आगे पैसा कलेक्ट करने देंगे, बिजनेस करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। ये चीज समझ में आई? तो यही बात इन्होंने यहां पर बोली है कि कम से कम 80,000 का 90% 72,000 होता है बच्चों। तो उन्होंने क्या बोला कि कम से कम आपके 72,000 शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। मतलब आपके अकाउंट में 72 लैक्स आ जाते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? और आपके अकाउंट में 72 लैक्स आ जाते हैं तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं आए तो 10 दिन के अंदर वापस करो सारा पैसा, वापस करो सारा पैसा, नहीं चलेगी कंपनी। अगर 90% पब्लिक ने आपके शेयर सब्सक्राइब नहीं करे तो आपको सारा पैसा जितना भी आया है 10 दिन के अंदर सारा लौटाना पड़ेगा। जिस बैंक अकाउंट से पैसे आए थे उन्हीं बैंक अकाउंट में सारा पैसा वापस चला जाएगा। मतलब तभी तो लोग अंडरराइटर्स को पॉइंट करते हैं कि भैया अगर 90% नहीं बिके तो सारा पैसा वापस करना पड़ जाएगा। ये आपको चीज समझ में आई? तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कंपनीज में, अगर आपको पब्लिक से पैसा लेना है तो। ठीक है, तो एक बार रीड कर लेते हैं बच्चों, क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट companies from commencing business with inadequate resources, it has been provided that certain minimum number of shares, क्या लिखा हुआ है? certain minimum number of shares before going allotment of shares, तो एप्लीकेशन आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स की मिलनी चाहिए। आई रिपीट, इन्होंने क्या बोला है, ऐसा ना हो कि आप कम पैसे लेके बिजनेस करने चले जाओ, इसलिए इन्होंने एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स की रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि आपको कम से कम इतने शेयर्स तो आपके सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। ये समझ में आ गया? इतने शेयर्स तो आपके सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, उसकी ये बात कर रहे हैं। तो एक बार बच्चों पढ़ लेते, वो क्या है? तो इन्होंने क्या बोला बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कानून में बोला गया बच्चों मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका होना चाहिए। और सेबी ने क्या बोला बच्चों, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू। मतलब जितना आपने इशू किया है, आपने 80,000 शेयर इशू करे थे तो उसका 90% मतलब 72,000 शेयर आपके सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। और अगर नहीं होते हैं तो आप शेयर्स को उनको अलॉट नहीं कर पाओगे, उनको दे नहीं पाओगे और सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। आई रिपीट, सारा का सारा पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो देखो उन्होंने आगे वही लाइन लिखी हुई है, 10 if application received for shares for amount are less than 90%, allotment cannot be made। but allotment cannot be made का मतलब क्या, कोई शेयर्स नहीं दे सकते उन लोगों को, और जो भी पैसा रिसीव्ड हुआ है मस्ट बी रिटर्न्ड टू द एप्लीकेंट्स। मतलब अगर आपके 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो सारा का सारा पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद बच्चों उन्होंने क्या लिखा हुआ, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब क्या होता है कि देखो आप जब शेयर्स इशू कर दोगे, ऑब्वियस सी बात है वो पब्लिक कंपनी है, मार्केट में खरीदा बेचा जा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कहीं ना कोई जगह तो ऐसी होगी ना जहाँ पे आप खरीदवा बिकवा सकते हो। हर कोई आपकी कंपनी के दरवाजे पे तो आएगा नहीं कि भैया हमको अपने शेयर्स खरीदने हैं, हम आपको शेयर्स बेचने हैं। तो आप क्या करते हो बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक बॉडी होती है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जो जहां पर आप अपने स्टॉक्स को रखवाते हो, वहां पे वो खरीदे और बेचे जा सकते हैं। आई रिपीट, क्या होता है, वो इंस्टीट्यूशन, वो कंपनी जिसके पास एक पावर है, सेबी ने पावर दी है, जो आपके शेयर्स को खरीदवा भी सकता है, आपके शेयर्स को बिकवा भी सकता है, उसको बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया के अंदर दो मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज दो हैं, एक दिल्ली में है जिसको बोला जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक मुंबई में है जिसको बोला जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE एंड NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे शेयर्स को आप खरीद और बेच सकते हो।
तो आपको कम से कम वहां पर किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम अपने शेयर्स को, अपने डिबेंचर्स को आपके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना चाहते हैं। लिस्ट करवाने से मतलब होता है कि हम आपके पास रखवाना चाहते हैं, जिससे पब्लिक शेयर्स को खरीद और बेच सके। यहां तक समझ में आ गया? तो हम आपके स्टॉक एक्सचेंज पर अपने स्टॉक एक्सचेंज को, अपने शेयर्स को आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाहते हैं, रखवाना चाहते हैं, जिससे लोग, पब्लिक हमारे शेयर्स को खरीद और बेच सके। ये चीज क्लियर हो गया? तो अगर उन्होंने परमिशन दे दी तब तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। आई रिपीट, उन्होंने परमिशन दे दी तो बहुत बढ़िया बात है। अगर उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया, अगर उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया, तो ऊपर वाले केस में अगर 100% भी सब्सक्राइब हो गया हो ना, सारा पैसा फिर भी वापस करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको कोई प्लेस ही नहीं मिल रही खरीदवाने बिकवाने की। तो पब्लिक का पैसा, पब्लिक तो इसलिए शेयर में इन्वेस्ट करती है कि बाद में खरीद बेच सके, वही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो सारा का सारा पैसा फिर से वापस करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, मिनिमम 90% आपका सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो पैसा वापस करना पड़ेगा। और 90 हो भी गया लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ने परमिशन नहीं दी आपके शेयर्स को खरीदवाने बिकवाने की, तो भी पैसा सारा का सारा वापस करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा हुआ है, एन एप्लीकेशन टू बी मेड टू एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी वन एक्सचेंज में करोगे, फॉर परमिशन टू डील इन शेयर एंड डिबेंचर्स, मतलब उनके शेयर्स और उनके डिबेंचर को उनके स्टॉक एक्सचेंज पे डील करने की परमिशन मिल जाए। इफ सच परमिशन इज नॉट ग्रांटेड देन अलॉटमेंट बिकम्स वॉइड। वॉइड का मतलब बिल्कुल खराब, था ही नहीं, हुआ ही नहीं, माना ही नहीं जाएगा। ठीक है? एंड ऑल द मनी रिसीव्ड विल हैव टू बी रिटर्न्ड विद इन 8 days, मतलब अगले 8 दिनों के अंदर लौटाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया बात है। मतलब आप देख रहे हो कंपनी का कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ठीक है? ओके। इसके बाद बच्चों क्या दे रखा है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मतलब मान के चलो सब कुछ बढ़िया हो गया, 90+% आपका सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैंडल हो गया और स्टॉक एक्सचेंज ने भी परमिशन दे दी। तो इस केस में आप क्या कर दोगे बच्चों, शेयर्स को अलॉट कर दोगे। यहां तक क्लियर हो गया? सारा का सारा पैसा जो आपने अभी तक एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा हुआ था, क्यों रखा हुआ था? क्योंकि जब तक हम शेयर्स को अलॉट नहीं कर देते, आई रिपीट, जब तक हम शेयर्स को अलॉट नहीं कर देते तब तक हम उस पैसे को कहीं और यूज नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि वो पैसा शेयर होल्डर्स का, जब तक उनको शेयर्स के बदले, पैसों के बदले में शेयर्स नहीं मिलेंगे, तब तक वो पैसा हमारा खुद का नहीं हुआ। तो वो पैसा जब तक हम उनको शेयर्स अलॉट नहीं कर देते तब तक हम उस पैसे को कहीं और यूज नहीं कर सकते थे। तो अब जैसे हम उनको शेयर्स दे देंगे, वो पैसा अब हमारी कंपनी का पैसा हो जाएगा, कंपनी का पैसा हो जाएगा, कंपनी अपने पर्पस में यूज कर सकती है। यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। एक बात और, ऐसा हो सकता है कि आपने 80,000 शेयर्स इशू करे हो, एप्लीकेशन आ गई हो 10 लाख शेयर्स के लिए, 1 लाख शेयर्स के लिए, मतलब ये कि जितनी एप्लीकेशंस आई उतने शेयर्स आप इशू नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में 50 बच्चों की सीट है, लेकिन मेरे पास 70 बच्चे बाहर खड़े हुए हैं और उन्होंने काउंटर पे फीस जमा करा दी है कि हमको एडमिशन चाहिए, हमको एडमिशन चाहिए, हमको एडमिशन चाहिए, हमको एडमिशन चाहिए। लेकिन मैं एडमिशन कितने बच्चों को दे पाऊंगा? 70 के 70 को दे पाऊंगा या सिर्फ 50 को दे पाऊंगा? सिर्फ 50 को दे पाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो 20 बच्चों का पैसा एक्स्ट्रा मेरे पास आ गया, वो क्या करूंगा, वो मेरा हो गया? नहीं, मुझे वो वापस करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? मुझे वो वापस करना पड़ेगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, उनको प्रॉमिस कर दूं कि नेक्स्ट बैच में आपको मैं एडमिशन दे दूंगा और ये पैसा मैं तब एडजस्ट कर दूंगा। ये कर सकता हूं, नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या बोला मैंने, या तो मैं 70 बच्चों बैठा नहीं सकता, मेरे पास 50 सीट है, या तो मैं 20 का पैसा वापस कर दूंगा, या फिर उनसे क्या बोलूंगा, मेरा नेक्स्ट बैच जब ओपन होगा तब मैं आपको वो सीट दे दूंगा और जो पैसे जो अभी अपने मेरे पास जमा करा दिए वो बाद में आपके एडजस्ट हो जाएंगे। ये चीज समझ में आ गई? तो वैसे ही शेयर्स के केस में होता है। कभी कभार शेयर्स क्या होते हैं बच्चों, वो इंस्टॉलमेंट पे इशू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 100 रुपए का शेयर है और आपसे बोला कि 20 रुपए एप्लीकेशन के दे दो, 100 अभी मत दो, 100 रुपए पूरे मत दो, आप सिर्फ 20 रुपए दे दो। तो जब आपको शेयर्स दिए जाएंगे तब हम आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांग लेंगे। तो मान के चलो हुआ क्या, किसी ने ज्यादा पैसे लगा दिए, उसको हमने कम शेयर्स दे दिए, तो जो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास आ गया वो हम आगे एडजस्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मंथली फीस है 2000 रुपीज। मेरी मंथली फीस क्या है? 2000 रुपीज, लेकिन आपने मेरे को 3000 दे दिए, ये सोच के कि हाँ भी 3000 फीस होगी, 3000 के मैं काम कर लूंगा। मेरी फीस कितनी निकली? 2000। तो मैं 1000 आपको वापस कर सकता हूँ कि बेटा अगले महीने जब आना तब पैसे देना।
या फिर इस 1000 को मैं अगले महीने की फीस में एडजस्ट कर दूंगा, ये भी तो कर सकता हूं। तो वही बात इसके अंदर लिखी हुई है, या तो पैसा आप रिफंड कर दो या फिर आने वाली इंस्टॉलमेंट पर आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो कि आगे पैसे को हम एडजस्ट कर लेंगे। ये चीज समझ में आ गई। और उसके बाद एक सिंपल सी चीज होती है, क्या होती है बच्चों, कि जिनको भी आप शेयर्स इशू कर देते हो उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट को बोला जाता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, उस लिस्ट को क्या बोला जाता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। जिनको आपने शेयर्स अलॉट करे हैं उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उस लिस्ट का नाम होता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, और वो कंपनी के डायरेक्टर साइन करते हैं या सेक्रेटरी साइन करता है, और वो फिर से किसके पास जमा कराया जाता है, आरओसी के पास जमा कराया जाता है कि देखो हमने इन लोगों को शेयर्स इशू करे हैं। हर एक चीज का डॉक्यूमेंट मेंटेन होता है बेटा, तभी तो बोला इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। तो एक बार रीड कर लेते हैं इन्होंने क्या बोला है, टिल द टाइम शेयर्स आर अलॉटेड, मतलब जब तक शेयर्स अलॉट नहीं हो जाते, एप्लीकेशन मनी शुड रिमेन इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड मे नॉट यूज बाय द कंपनी। मतलब क्या, जब तक आप शेयर इशू नहीं कर सकते एप्लीकेशन का सारा पैसा आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखोगे, आप यूज नहीं कर सकते हो। और अगर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जो आपने अलॉट करे हैं वो कम है जितने लोगों ने अप्लाई करे थे, लोगों ने अप्लाई ज्यादा करा आपने कम किया, या फिर कुछ शेयर्स अलॉट नहीं कर पाए, लोगों ने मांगे ज्यादा थे लेकिन आपने कम दिए, तो उस केस में जो भी उनका एक्स्ट्रा पैसा होगा वो आप आगे एडजस्ट कर दोगे या फिर रिटर्न कर दोगे। अगर आपने मेरे को फीस ज्यादा दे दी है, या तो मैं आपकी फीस को रिफंड कर दूंगा या आपसे बोलूंगा अगले महीने एडजस्ट कर लेना। दोनों ही केस में किया जा सकता है। और जिनको शेयर हम इशू कर देते हैं उसको कहाँ रखा जाता है बच्चों, वो लिस्ट बना के आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जमा करा दिया जाता है 30 दिन के अंदर। उसको लिस्ट को नाम क्या देते हैं, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप अच्छे से याद रख लेना। यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों लगभग हमारा स्टेज खत्म हो चुकी है, लगभग क्या मतलब 99% हो गई है। और देखो टाइम पास वाली बात बोली हुई है जो मैंने आपको बता चुका हूं। एक पब्लिक से पैसा, देखो जो हम है पब्लिक कंपनी है, या तो पब्लिक से पैसा मंगाएंगे या फिर अपने जान पहचान लोगों से पैसा मंगाएंगे। तो अगर पब्लिक से पैसा मंगाते हैं तो हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, और अगर हम दोस्तों से पैसा मंगाते हैं, क्लोज से पैसा मंगाते हैं, तो बच्चों उसको क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। वही बात इन्होंने यहां पर लिखी हुई है कि लोग पब्लिक कंपनी होने के बावजूद भी हम पब्लिक से पैसा न लेके अपने क्लोज रिलेटिव से, फ्रेंड से हम मंगा सकते हैं। तो उस केस में प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक स्टेटमेंट इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसको हम टेक्निकल वर्ड में स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकते हैं, और वो आरओसी के पास हम जमा करा सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही था। लेकिन ये स्टेज 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसके अंदर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी। पहले बच्चों सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद आपको प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास, उसके बाद आपको बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन की लिस्टिंग होनी चाहिए, नहीं हुआ तो पैसा वापस करना पड़ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या देखा, अलॉटमेंट करोगे और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की आप वो करोगे, आरओसी के पास रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की लिस्ट जमा कराओगे। तो बच्चों अब हम बात करने वाले स्टेज 4 और लास्ट स्टेज के बारे में, जो कि है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, ये पब्लिक कंपनी के केस में इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही काम करना चालू कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जरूरत पड़ती है। उसके लिए पहले कैपिटल सब्सक्राइब करते हैं। तो हमने स्टेज 3 पूरे डिटेल में डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं स्टेज 4 की, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। ठीक है, ओके। तो देखो हमने क्या बोला था, किसी भी पब्लिक कंपनी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे क्या चाहिए होगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए होगा, तभी वो बिजनेस चालू कर सकता है, अदरवाइज चालू नहीं कर सकता। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वही फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिर से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल कराएंगे। आप भी बोलोगे सर थक गए, कितने डॉक्यूमेंट्स फाइल कराने पड़ते कंपनी चालू करने से पहले, तो कंपनी चालू करने के बाद कितने कराने पड़ते होंगे। तो बेटा समझ लो ये सारी चीजें होती हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट कराने होते हैं, पहला डॉक्यूमेंट होता है बच्चों कि हमने 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारा फाइल हो चुका है। दूसरा, सारे डायरेक्टर्स ने कैश में पेमेंट करी है जो उन्होंने क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदे थे। याद करो क्वालिफिकेशन शेयर्स की बात हुई थी हमारी स्टेज नंबर 1 में, कि हमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फिक्स करना होता था, लोगों को इकट्ठा करना होता था। प्राइवेट कंपनी केस में 2 को और पब्लिक कंपनी केस में 7 को। उनको फर्स्ट डायरेक्टर्स भी बोला जाता है, और उनसे अंडरटेकिंग लेते थे कि जैसी कंपनी बन जाएगी हम उसके शेयर्स देंगे।
तो वही वाली बात यहाँ पर हो रही है। और तीसरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात बोली है कि कोई भी पैसा किसी को पेबल नहीं बचा। मतलब क्या, याद है हमने एक पॉइंट पढ़ा था, स्टॉक एक्सचेंज पर हम क्या करते हैं बच्चों, बिल्कुल सही, लिस्ट करवाते हैं। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज मना कर देता तो सारा पैसा हमको वापस करना पड़ता है। तो वो भी डिक्लेरेशन, तीनों में डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, पेपर पे लिख कर आपको बकायदा बताना होता है कि हाँ ऐसा अब कुछ भी नहीं है या ऐसा हो चुका है। पहले वाले केस में कि हाँ हमने 90% वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, दूसरे वाले में हाँ डायरेक्टर्स ने शेयर्स खरीद लिए, और तीसरे में ये बताना पड़ता है कि हाँ कोई पैसा नहीं बचा, जितना था सारा हमने लौटा दिया, या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। एक बार रीड कर लेते हैं पॉइंट क्या लिखा हुआ है। A declaration about no money being payable to applicants because of the failure of the company to obtain permission to deal its share on Securities Exchange of India। मतलब क्या, अगर बाई चांस कोई परमिशन नहीं मिलती तो कोई भी पैसा हमको वापस लौटाना था ना सारा। मैंने क्या बोला था कि अगर हम स्टॉक एक्सचेंज पर परमिशन मांगने जाते हैं कि हमको आपके शेयर्स वहाँ पर लिस्ट कराने हैं, आपके यहाँ रखवाने, जिससे हम अपने पब्लिक के संग शेयर्स को खरीद सकें और बेच सकें, ये बताया था मैंने आपको। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली है, अगर परमिशन नहीं मिली थी तो क्या आपने सारे पैसे लौटा दिए, कोई आपके पास पड़ा हुआ तो नहीं पब्लिक का पैसा, तो बोलते हैं कि हाँ हमारे पास कोई पैसा नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। और लास्ट इन्होंने टाइम पास वाला एक पॉइंट बना दिया, एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मतलब आपको एक कानूनी पेपर, एक एफिडेविट, स्टैम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ेगा कि हाँ आपने सारी रिक्वायरमेंट्स को, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रखा है, और उसको साइन करवाना पड़ेगा कंपनी के डायरेक्टर से या फिर सेक्रेटरी से। यहाँ पे सेक्रेटरी का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी से, ठीक है। यहाँ पे वो मैडम नहीं, जो सेक्रेटरी, बॉस की सेक्रेटरी होती है उनसे नहीं, कंपनी सेक्रेटरी से आपको साइन करवाना पड़ता है। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को लगता है कि हाँ भाई सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, उसको सेटिस्फैक्ट्री लगता है कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं है, तो बच्चों वो एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और जैसे ही ये सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो कंपनी, जैसे उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट बताया था, उसके हिसाब से वो काम करना चालू कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिल गया कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उस पर जो डेट लिखी थी उस डेट से आप बिजनेस कर सकते हो और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपको चीज समझ में आ गई, वेल एंड गुड। तो बच्चों इसी के साथ हमारी चारों स्टेजेस कंप्लीट होती हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और चौथा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको जो बचा कुचा जो मिसलेनियस पार्ट रह गया वो सिर्फ दिखाना है, उसमें और कुछ खास है नहीं। तो बच्चों मैंने आपको बोला था कि आपको चैप्टर के लास्ट में मैंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कुछ पॉइंट्स बताए जो टेबल एफ के अंदर दे रखे हैं। तो बच्चों ये टेबल एफ के अंदर कुछ लिस्ट दे रखी है, वो सिर्फ आपको एक बार रीड करनी है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और पूछा जाए तो भी 4-5 आइटम नाम एक बार रीड करके चले जाना। कि आर्टिकल, जैसे मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पूरा फॉर्मेट बताया था कि 8 पॉइंट्स होते हैं, एक एक पॉइंट को रीड करवाया था, वैसे ही एक बार ये देख लो कि आपने पूरा टेबल लिया है एफ या कुछ छोड़ दिया है, ठीक है। कोई प्रीमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंपनी बनने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करा, तो उसको बोला जाता है प्रीमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी बनने से पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो उसको भी आप लिख सकते हो। उसके अंदर कितने शेयर्स हैं, शेयर्स की वैल्यू क्या है, अलॉटमेंट कितना है। बच्चों जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मतलब वो लिखो आप, बाकी चीज़ों को मत पढ़ना कि ये चीज़ क्या होती है, वो चीज़ क्या होती है। अगर मैं सारे पॉइंट बताने में आ गया ना बच्चों तो होगी क्लास, पूरी 12वीं खत्म हो जाएगी, पूरी 11वीं खत्म हो जाएगी, तुम्हारे पॉइंट्स खत्म नहीं होंगे। तो कोई भी 4-5 आप याद कर लेना। डायरेक्टर्स, उनके पावर्स क्या होंगे, मीटिंग्स क्या होंगी, वोटिंग राइट्स क्या होंगे, ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर्स क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें ना एक बार फॉर्मेलिटी के तौर पर आप एक बार रीड कर लेना, जैसे आपको पता लग जाए कि आपको पता है कि डायरेक्टर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्या क्या लिस्ट आती है। ये चीज़ क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों ये भी चीज़ हमारा पेज पूरा कंप्लीट हो गया। और लास्ट पेज है ना फॉर्मेलिटी का है, मतलब फॉर्मेलिटी का तो नहीं है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या है बच्चों फॉर्मेट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों होमवर्क, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो मैं फिर से गहराई में जाऊँ, आपको फिर से बोरिंग करूँ, तो इससे अच्छा आप इस चीज़ को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसके साथ हम करते हैं क्लास को एंड। तो फाइनली हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है बच्चों। एनसीईआरटी के हिसाब से हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। और सिलेबस के हिसाब से हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं,
पहला और दूसरा, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।